नमस्कार सभी को। मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प तुम्हारा में। तो आज हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो मोशन चल रहा था। मोशन में हमने लास्ट आई थिंक चाल और वेग में अंतर समझा था। तो हम आज की इस वीडियो में वेग परिवर्तन वेग तो हम समझ चुके हैं, वेग और चाल। आज की इस वीडियो में हम त्वरण समझ लेंगे, एक्सीलरेशन, और साथ में वृत्तीय गति क्या होती है, सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है, और घूर्णन। ठीक। अ, और आज की इस वीडियो में हम जड़त्व का सिद्धांत भी मैं कोशिश करूंगी कि हम समझ लें जड़त्व और गति का फर्स्ट वाला जो नियम है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कल की वीडियो में गति के दोनों सिद्धांत समझ लेंगे। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं मोशन। हेडिंग क्या है हमारी आज की? मोशन यानी गति। मोशन यानी गति में हमारी जो फर्स्ट हेडिंग होगी आज की वो होगी त्वरण। एक्सीलरेशन। त्वरण बराबर क्या होता है? फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या होता है त्वरण बराबर? यहाँ लिख लेते हैं। त्वरण बराबर ए से हम इसे डिनोट करते हैं वेग परिवर्तन वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो त्वरण बराबर क्या है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। यानी किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, इसे हम क्या बोलेंगे? जो समय अंतराल है ये क्या है? दर। यानी किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे। लिख लेते हैं यहाँ पर। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन वेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे। और ये कैसा मात्रक है? ये सदिश, सॉरी, कैसी राशि है? सदिश राशि है। यानी इसमें दिशा होती है, दिशा के लिए ये वाला हम साइन लगाते हैं। तो ये सदिश राशि है। अब ये साथ के साथ आप याद करते चलिए कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी अदिश है। फिर क्योंकि आगे हमें पढ़ना नहीं है, अभी ये चीज खत्म हो जाएगी। सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होगा? देखिए, वेग परिवर्तन यानी मीटर है, दूरी है एक तरह की, और बटे समय अंतराल में ये होगा सेकंड का स्क्वायर। सेकंड का स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर इसका फॉर्मूला होगा। तो त्वरण में मुख्य यही डेफिनेशन याद करनी है, और तो इससे क्या ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इससे कुछ रिलेटेड डायग्राम्स भी हैं, वो जैसे हमने वेग में समझे थे, स्थिति वेग में, तो मुझे लगता है इसमें इतनी नीड नहीं है डायग्राम्स, जो हमने ग्राफ समझे थे। तो इसमें मैं वो ग्राफ छोड़ रही हूँ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसे मैं लिख लेते हैं। पहले से समझ लेते हैं क्या समझा। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, फॉर्मूला याद कर लीजिए, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो फॉर्मूला याद हो गया तो डेफिनेशन अपना बन जाएगी। यानी वेग परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे? त्वरण, एक्सीलरेशन बोलेंगे। राशि कैसी है? सदिश राशि, यानी इसमें दिशा होगी, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका क्या है? फॉर्मूला होगा। इसी से आप इसकी विमा निकाल लीजिएगा। मीटर है यानी लेंथ एल, सेकंड है यानी टी, यानी टी की पावर -2 होगी, क्योंकि ये क्या है? इसकी ये नीचे है अपॉन में, ऊपर जाएगी तो जो हमारी पावर है वो किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। अब इसके बाद जो हमारी दूसरी हेडिंग है वो डाल लेते हैं, वो है हमारी वृत्तीय गति। देखिए, वृत्तीय गति 12th में, तो ये जो लेसन है 11th में, आई थिंक 11th में लेसन जो है ये काफी डीप बताए हुए हैं। लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हमें इतना डीप की जरूरत नहीं है, उसमें हमें केवल डेफिनेशन की और जहां से क्वेश्चन आएंगे उनकी जरूरत है। तो हम केवल उन्हीं को पढ़ेंगे, अननेसेसरी हम नहीं पढ़ेंगे। तो वृत्तीय गति क्या होता है? देखिए, जैसे कि एक सरल रेखा में गति क्या होगा? कोई वस्तु सरल रेखा में चलेगी। इसी तरह वृत्तीय गति क्या होगा? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति बोलेंगे। क्या कोई वस्तु क्या वृत्तीय पथ पर गति करेगी?
वृत्तीय पथ पर क्या करेगी, गति करेगी। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करेगी, यानी ये हो गया पथ, कोई वस्तु किस किस पर गति कर रही है, वृत्तीय पथ पर गति करेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति बोलेंगे, सर्कुलेटरी मोशन बोलेंगे। जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा कोणीय गति, कोणीय कोणीय वेग। ठीक, लिख लेते हैं यहाँ पर, कोणीय वेग, इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो कोणीय वेग क्या होगा, देखिए जैसे हम पहले एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, तब इसकी डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन अपने आप हमें समझ में आती चली जाएगी, इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले एक सर्कुलेटरी आप क्या बना दीजिए, पाथ बना दीजिए। ठीक, तो अब क्या होगा, जब कोई कण यानी वृत्ताकार पथ पर, ये कैसा पथ हो गया हमारा, वृत्ताकार पथ, यहाँ लिख लेते हैं वृत्ताकार पथ। तो जब कोई वृत्ताकार पथ पर, जब कोई वस्तु जो है वो वृत्ताकार पथ पर कोई गतिमान कण, कोई गतिमान कण, यानी ये पथ कैसा है, सर्कुलेटरी, और इस पर कोई कण क्या निरंतर गति कर रहा है, इस तरह गति कर रहा है, तो वृत्ताकार पथ पर कोई गतिमान कण 1 सेकंड में जितना कोण बनाता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको ही हम क्या बोलेंगे, उसको हम कोणीय वेग बोलेंगे। 1 सेकंड में जितना कोण बनाता है उसको हम क्या बोलेंगे, कोणीय वेग बोलेंगे। यानी वृत्ताकार पथ पर कण, गतिमान कण, वृत्ताकार पथ पर गतिमान कण केंद्र से 1 सेकंड में जितनी दूरी यानी तय करता है, जितना कोण बनाता है, दूरी नहीं, जितना कोण बनाता है, उसको ही हम क्या बोलेंगे, कोणीय वेग बोलेंगे। कोणीय वेग को हम किससे शो करेंगे, ओमेगा से शो करेंगे। ओमेगा यानी इस तरह डब्लू से बनेगा, इसको हम ओमेगा बोलेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा अपॉन टी, यानी समय अंतराल में 1 सेकंड में जितना कोण बनाएगा, 1 सेकंड में जितना कोण बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, वृत्ताकार पथ पर। डेफिनेशन फॉर्मूले से भी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है और डायग्राम से भी। देखिए ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी है, तो क्या होगा, वृत्ताकार पथ पर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा वृत्ताकार पथ बनाना है हमें, तो इससे कैसे डेफिनेशन देंगे, वृत्ताकार पथ पर 1 सेकंड में जो गतिमान कण है, 1 सेकंड में जितना कोण बनाएगा, क्योंकि गतिमान कण होगा, इसमें हमें निरंतर गतिमान कण रखना है, तो गतिमान कण 1 सेकंड में, मान लीजिए 1 सेकंड में ये यहाँ से लेके यहाँ तक चला, 1 सेकंड में जितना कोण बनाएगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, कोणीय वेग बोलेंगे। अच्छा, अब इसका एक और क्या रूप हो सकता है, ओमेगा बराबर क्या हो सकता है, देखिए 1 सेकंड है, टाइम टी है, तो 1 ले लीजिए यहाँ पर, और देखिए पूरे अगर एक सर्कुलेटरी मोशन, यानी पूरे अगर हम वृत्तीय पथ की बात करें, तो पूरा जो हमारा गोला है, जो सॉरी गोला नहीं, ये जो सर्कल है पूरा वृत्तीय पथ, ये कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक, तो 360 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। 2 पाई और कितनी दूरी तय करेगा ये, सॉरी अगर हमें चक्करों की संख्या निकालनी हो, ये तो सॉरी इधर लिख लीजिए, ये तो हमारा ओमेगा बराबर क्या हो गया, थीटा अपॉन टी, लेकिन हमें अगर हमसे चक्करों की संख्या पूछी हो तो कैसे बताएंगे, तो बताएंगे ओमेगा बराबर समय, अगर आप 1 ले लीजिए, और हमारा जो ये पूरा एक चक्कर जो है, पूरा एक चक्कर मान लीजिए आप यहाँ से चलते हैं और यहाँ से लेके यहीं पर पहुंचते हैं, तो ये पूरा जो एक सर्कुलेटरी पाथ है कितने का होता है, सर्कल पूरा कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है। 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, क्योंकि पाई जो है हमारा वो कितना होता है, 180 का, और 2 पाई कितना होगा, 360 का, तो क्या लिख लेते हैं, 2 पाई लिख लेते हैं। और चक्करों की संख्या अगर हमसे किसी क्वेश्चन में पूछी जाए कि इसमें चक्करों की संख्या बताइए, कोणीय वेग हमें दे रखा हो,
तो हम क्या लिखेंगे 2πn, क्योंकि देख लीजिए किसी में भी हमें चक्करों की संख्या निकालने के लिए क्या इसमें गुणा करनी पड़ेगी भाई, तभी तो चक्करों की संख्या निकलेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, कोणीय वेग हो गया, एंगुलेटरी कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो 3 डेफिनेशन है, ये 3 डेफिनेशन बची थी। अब हम गति के नियम पर आ जाते हैं। पहले एक बार इसे देख लेते हैं। पहले त्वरण समझा, एसिलरेशन। एसिलरेशन का फॉर्मूला क्या था, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन यानी किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, एसिलरेशन या त्वरण बोलेंगे। इसका मात्रक देखा, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर इसका क्या है, मात्रक है। और राशि देखी, सदिश राशि है ये। फिर हमने वृत्तीय गति देखी, यानी वृत्तीय पथ पर जो भी वस्तु गति करेगी वो क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। और यदि एक समान वृत्तीय गति है उसमें क्या होगा, एक समान रूप से वो गति करेगी तो एक समान, और असमान रूप से करेगी तो असमान। ठीक। इसके बाद कोणीय वेग देखा, एंगुलर वेलोसिटी, उसमें हमने समझा ये सारे डेफिनेशन जो हमने अभी समझ लिए। अब इसके बाद हम हेडिंग डाल लेते हैं गति के नियम, गति विषयक नियम, जड़त्व के नियम। तो आज हम पहले जड़त्व के नियम समझेंगे, और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, गति विषयक प्रथम नियम है, वही जड़त्व का नियम है। तो सिमिलर है, वो कंप्लीट हो जाएगा आज ही। तो हम इसे मिटाते हैं पहले। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जड़त्व यानी इनर्शिया। तो जड़त्व क्या होता है, पहले उसे समझ लेते हैं। जैसे कोई वस्तु विराम अवस्था में रखी है, तो वो विराम अवस्था में ही रही रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। जैसे कि अब ये बोर्ड यहाँ टंग रहा है, तो ये यहीं पर रहेगा जब तक कि मैं इस पर कोई बाह्य बल ना लगाऊं या इसको यहाँ से ना हटाऊं, वो मेरी बाह्य बल ही होगा। और जब कोई वस्तु गति की अवस्था में, मान लीजिए मैं चल रही हूँ, वो गति की अवस्था में हूँ, तो तब तक चलती रहूंगी कि जब तक कि मुझ पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक। इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम गति का प्रथम नियम बोलते हैं, और यही कुछ जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम कैसे है देखिए, यानी कोई वस्तु अपनी गति की अवस्था या विराम की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती हो, क्या करती हो, होने वाले परिवर्तन का विरोध करती हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो हम उसे जड़त्व बोलेंगे। यानी कोई वस्तु है, वो विराम अवस्था में रखी है, मान लीजिए विराम अवस्था में रखी है, या कोई गति की अवस्था में है, यानी कोई वस्तु विराम अवस्था या गति की अवस्था में, अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, उसको ही हम जड़त्व बोलेंगे। अब ये जो जड़त्व है ये भी 3 प्रकार का है। कैसे, फर्स्ट है हमारा एक विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। सेकंड है हमारा गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। और थर्ड है हमारा दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। अब इनमें क्या अंतर है, यानी जब कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगी तो क्या होगा, विराम का जड़त्व होगा। यानी कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में, नाम से स्पष्ट हो रहा है विराम अवस्था में होगी, तो कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध कर रही है, यानी वो परिवर्तन नहीं चाह रही, परिवर्तन का विरोध कर रही है, तो उसको ये हम क्या बोलेंगे, जड़त्व बोलेंगे। यानी ये वस्तु अगर इस विराम अवस्था में रखी है तो किसके कारण रखी है, जड़त्व के कारण रखी है। किसके कारण रखी है, जड़त्व के कारण, क्योंकि ये अपने में परिवर्तन होने का विरोध कर रही है। अगर मैं इस पे बाह्य बल ना लगाऊं, इसे ना उठाऊं इस तरह, तो ये गति नहीं कर पाएगी जब तक। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, जड़त्व, विराम का जड़त्व बोलेंगे। गति के जड़त्व में क्या होगा, जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है और वह अपनी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, तो क्या कहलाएंगे, इसको गति का जड़त्व कहलाएगा। उसके बाद दिशा का जड़त्व भी सेम है, यानी जब कोई वस्तु अपनी दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिशा का जड़त्व बोलेंगे। अब ये जो यहाँ पर बोर्ड पर आपको ये एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं, और ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये विराम के जड़त्व के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल है, ये विराम के जड़त्व के एग्जाम्पल हैं। 1 बाय 1 करके सबको समझेंगे, और जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो ये एग्जाम्पल ही ज्यादा होते हैं।
पेपर में क्या करेंगे, आपको ये एग्जांपल्स दे देंगे और ये पूछ लेंगे ये किसका एग्जाम्पल, ये किसका उदाहरण है, गति के जड़ का उदाहरण है, गति के द्वितीय नियम का है, या गति के तृतीय नियम का है। तो जो, और ये है बहुत ज्यादा आसान, यानी इसमें नंबर पाना बहुत ज्यादा इजी है, तो ये आसान भी है तो हम इसे समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, ठहरी हुई रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। रेलगाड़ी हो या बस, बस भी लिख लेते हैं, शब्दों की थोड़ी बहुत हेर फेर है, तो उसमें क्या है वो आप लोगों को दिमाग से समझ जाना है बस। कभी बस आएगा, कभी रेलगाड़ी, कभी कार आ जाएगा, मोटरसाइकिल आ जाएगी, इस तरह की सब चीजें आ जाए तो उसमें क्या है, हमें खुद ही अपना माइंड लगाना है, और बाकी तो ये सेम है। तो क्या होगा, जब ठहरी हुई रेलगाड़ी, ठहरी हुई बस है, मान लीजिए कोई बस ठहरी हुई है, रुकी हुई है, और वो उसमें यात्री बैठे हैं, यात्री बैठे हैं और वो अचानक चलने लगेगी, तो यात्री जो है एकदम पीछे की ओर झुक जाते हैं, झुक जाते हैं ना। वो क्यों झुकते हैं, वो इसलिए झुकते हैं क्योंकि जैसे कि पहले तो स्थिति क्या थी, विराम अवस्था में थे, अब वो गति की अवस्था में आ गए। अब गति की अवस्था में आने पर बस गति की अवस्था में आई, तो उनके जो पैर हैं यात्रियों के, वो तो गति की अवस्था में आ गए, उसके संपर्क में जुड़े हुए हैं, लेकिन जो ऊपर का धड़ है वो क्या है, वो अलग है। यानी ऊपर का धड़ विराम अवस्था में रह गया और नीचे जो पैर हैं वो बस के साथ गति की अवस्था में हो गई। अब इसके कारण जब वो ऊपर का धड़ क्या रह गया, विराम अवस्था में रह गया, तो वो पीछे की ओर झुकेगा। ठीक, यही कारण है कि जो बस में बैठे हुए यात्री हैं अचानक बस के चलने पर पीछे की ओर झुक जाते हैं। सेकंड जो है वह चलती हुई बस के अचानक रुक जाने पर, ये भी सेम है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर बस चलती हुई एकदम अचानक रुक रही है, यानी अब जो यात्री के पैर हैं वो गति की अवस्था में थे, लेकिन जैसे ही बस रुकी तो पैर जो है वो भी क्या हो गए, विराम अवस्था में आ गए, क्योंकि बस विराम अवस्था में आई तो जो पैर हैं यात्रियों के, फुट लेग्स जो हैं वो क्या हो गए, विराम अवस्था में आ गए। लेकिन जो ऊपर का धड़ है वो अब भी गति कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो आगे की ओर झुकेगा इसके कारण। ठीक, जो नेक्स्ट है हमारा थर्ड है वो है, कंबल को डंडे से पीटने पर उस धूल के कण जो है वो बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों, देखिए कंबल जो है डंडे के संपर्क, मान लीजिए कंबल है, डंडे के संपर्क में लाएंगे तो अब कंबल भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है, लेकिन जो उसके जो उसमें धूल के कण है वो तो गति नहीं कर रहे। अब जब कंबल इस तरह गति करेगा, धूल के कण विराम अवस्था में, तो वो क्या है, बाहर की ओर निकल आएंगे। यही कारण है कि जो हम डंडे से कंबल को पीटते हैं या इस तरह झटकारते हैं, तो जो धूल के कण है वो बाहर निकल आते हैं, क्योंकि वो विराम अवस्था में रहते हैं, और जो कंबल है वो क्या है, गति की अवस्था में आ जाता है। इसके बाद है, पेड़ की शाखा को हिलाने पर, पेड़ की शाखा को हिलाने पर उसके फल नीचे गिर जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो पेड़ की शाखाएं, ब्रांचेस होती हैं, वो तो क्या है, हम हिलाते हैं तो गति की अवस्था में आ जाती हैं, लेकिन जो फल है वो तो विराम अवस्था में ही रहे ना, और इसके कारण वो फल क्या है, नीचे गिराते हैं। अब जो ये फिफ्थ डायग्राम है, ये देखिए, ये क्या है, ग्लास बना हुआ है और इसके ऊपर एक क्या रखा है, गत्ता रखा हुआ है, कार्डबोर्ड मान लीजिए। ठीक, कार्डबोर्ड पर एक ये कॉइन रखा हुआ है, सिक्का है ये। अब इसको उंगली से हमें हमें क्या करना है, पुश करना है, किसको, केवल इस कार्डबोर्ड को पुश करेंगे। अब आगे क्या होगा देखिए, जैसे हमने कार्डबोर्ड को तेजी से पुश किया, धीरे नहीं करना, तेजी से पुश करना है, तो क्या होगा, ये जो कार्डबोर्ड है ये तो गति की अवस्था में आ जाएगा, लेकिन जो ये सिक्का है, ये कॉइन क्या है, विराम अवस्था में रहेगा, जिसके कारण ये सीधे ग्लास में जाएगा, ये इसके साथ नहीं जाएगा। तो ये एकदम स्पष्ट उदाहरण है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पर बोर्ड पर जगह नहीं थी तो हम उसे वर्बली समझ लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है काफी, लेकिन जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा। आपने क्या देखा होगा, जैसे कि आप किसी में मान लीजिए एक शीशा है, क्या मान लेते हैं, एक शीशा है और ये ग्लास है। अब जब इस पर आप बंदूक से गोली मारेंगे, इस शीशे में जो ग्लास होता है, खिड़की का ग्लास मान लीजिए, किसी खिड़की का ये शीशा है, अब जब आप इसे बंदूक से गोली मारेंगे तो क्या होगा, इसमें एक सीधे छोटा सा छेद होगा, लेकिन यही अगर खिड़की के ग्लास में आप पत्थर मारेंगे तो ये पत्थर क्या है, पूरा चटक जाएगा और इस तरह क्या बन जाएगा, जाला, मकड़ी का जाला समान बन जाएगा। तो यानी जब आप गोली से मार रहे हैं तो छोटा सा छेद हो रहा है मात्र, और जब आप शीशे में एक पत्थर मार रहे हैं तो पूरे क्षेत्र को क्या है, मकड़ी के जाले के समान ये तोड़ रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है, इसे 6 लिख देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब बंदूक से इस खिड़की में हम मार रहे हैं गोली, तो इसका जो गोली का जो वेग है वो अत्यधिक तेज है, ज्यादा तेज है वेग,
तो इस खिड़की के संपर्क में क्या होगा, इस खिड़की के संपर्क में बहुत कम समय के लिए आएगा, कम समय के लिए आएगा, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल है कम क्षेत्रफल को तोड़ेगा, केवल एक छोटे से क्षेत्रफल को क्या करेगा, छेद में परिवर्तित कर देगा। लेकिन इसके विपरीत जब हम पत्थर से मारेंगे तो उसका वेग क्या होगा, उसका वेग होगा कम। अब वेग कम है तो वो ज्यादा क्या करेगा, जब उस पत्थर का वेग कम है तो इसके ज्यादा क्षेत्रफल को घेरेगा, ज्यादा समय के लिए आएगा, ज्यादा समय के लिए आएगा तो ज्यादा क्षेत्रफल को घेरेगा, इफेक्ट करेगा, जिसके कारण ये जो कांच का शीशा है वो क्या है, मकड़ी के जाले के समान उसमें एक संरचना बन जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा इसमें बोर्ड पर जगह नहीं थी तो आप लोगों को बता दूं। एक बार हम इसे और देख लेते हैं किसके कारण हुआ, और ये जड़त्व के नियम, जड़त्व के कारण ही है, ये जो उदाहरण है ये जड़त्व के उदाहरण है, तो आप समझ जाइएगा। यानी जब बंदूक से गोली मारी तो क्या हुआ, केवल एक छोटा सा छेद हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो गोली है वो उसका वेग क्या है, वो अत्यधिक ज्यादा संवेग उसका वेग है, तो वो कम समय के लिए इसके संपर्क में आएगी शीशे के में, और कम समय के लिए आएगी तो क्षेत्रफल भी कम ही घेरेगी, इसलिए एक छोटा सा छेद होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि जो पत्थर होगा वो हम उसे मारेंगे तो वो अधिक समय के लिए आएगा और ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा क्षेत्रफल को घेरेगा और पूरा एक मकड़ी के जाला के समान संरचना बना देगा। तो ये सभी जो है ये हमने विराम के जड़त्व के उदाहरण समझे हैं। तो मुझे लगता है आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, काफी बड़ी हो जाएगी वरना वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम विराम जो जड़त्व के और उदाहरण है वो भी समझ, जड़त्व की जो गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व है ये भी हम समझ लेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और बहुत दिनों बाद मिले हैं हम। आई होप आप लोग शेयर कीजिएगा इसको अपने दोस्तों में, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।